इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को एक और झटका लगा है। सोचिए, 2022 में मुख्तार अंसारी के परिवार की 12 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट लगाकर कुर्क कर दी गई है। अब जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ये आपने गलत किया है और ये संपत्ति वापस करो। सोचिए क्या है पूरा मामला, कोर्ट ने क्या कहा है, विस्तार से बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भारत के विभाजन के जिम्मेदार लोगों के नाम पर समाजवादी पार्टी के लोग यूनिवर्सिटी बनाते हैं और फिर उनको गृह मंत्री बनाने की बात करते हैं। यानी कि ये सीधा हमला है मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर। अली बिरादरान जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अहम रोल अदा किया था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सोचिए उनको कहा जा रहा है कि देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये भूल गए हैं कि जिस हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष रहे हैं, उसी हिंदू महासभा का टू नेशन वाली थ्योरी का सबसे पहले पेशकश हुई थी, उसी ने समर्थन किया था और उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं हिंदू महासभा के। सोचिए, मतलब अपने लोगों को खुश करने के लिए, भक्तों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दो, खुले मन से झूठ परोस दो, सबको सही लगता है। सोचिए मौलाना अली ब्रदर जो थे, उनको कहा जा रहा है कि भारत का विभाजन करवाने वाले लोग। और सोचिए, मैंने कल ही कहा था कि शिवपाल यादव जब आजम खां से मिले और उन्होंने आते ही जैसे ऐलान किया कि गृह मंत्री जो है उनको बनाएंगे, पहली बात तो वो सजा याफ्ता है और 2 साल से ज्यादा जिसको सजा हो चुकी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये सरासर गलत है कि आप आजम खां साहब को गृह मंत्री नहीं बना सकते। तो फिर यह बयान क्यों दिया गया? क्या शिवपाल यादव की बीजेपी से सेटिंग है और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया? जब एक कानून बना हुआ है कि 2 साल से सजा होने पर कोई भी राजनेता फिर चुनाव नहीं लड़ सकता, इसी कानून के आधार पर लालू जी आज तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिंदगी में। सोचिए, आजम खां को भी सजा हो चुकी है, अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी जानबूझकर इस तरीके का बयान दिया गया। अब उसको लेकर अखिलेश यादव का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हम एक पर्चा लिखकर जारी करेंगे अपने नेताओं को, छोटे से लेकर बड़े तक, कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और ऐसा कोई भी बयान ना दीजिए जिससे बीजेपी फायदा उठा ले। सोचिए, तो क्या यह बयान जानबूझकर दिया गया है जिसको अगले ही दिन जो है योगी आदित्यनाथ टारगेट कर लेते हैं? सोचिए, जाहिर सी बात है मुसलमानों के नाम पर बीजेपी की पूरी राजनीति टिकी हुई है। हालांकि उसका असल मकसद क्या है वो आप लोग जानते हैं, आरक्षण खत्म करना, दलित पिछड़ा आदिवासियों को 2म दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश करना। मुसलमान तो टोकन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, स्केपगोट है मुसलमान, लेकिन असली दुश्मन कौन है आरएसएस का, बीजेपी का, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। तो सोचिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजन के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने वालों की पैरोकार है समाजवादी पार्टी। लेकिन हकीकत क्या है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हिंदू महासभा ने विभाजन की थ्योरी को समर्थन दिया था और योगी आदित्यनाथ साहब जो उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। सोचिए, तब ये बात कर रहे हैं जिन लोगों के पूर्वज अंग्रेजों के गुलाम थे या उनसे पेंशन लिया करते थे, वो लोग जो है वीरता की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर मोदी जी होते 47 में तो बंटवारा ना होता। मोदी जी से बड़े बड़े लोग थे, वीर सावरकर, क्या हुआ, माफीनामे लिखते थे वो लोग। खुर्शीद अहमद लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की सहयोगी पार्टी थी, उसके पूर्व अध्यक्ष को सावरकर, लाला लाजपत राय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश के विभाजन में विशेष योगदान रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बावजूद योगी जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को बंटवारे के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। सोचिए, जिन्होंने लंदन में जाकर अंग्रेजों को ललकारने का काम किया था, जिन्होंने गोल मेज में अंग्रेजों को सुनाने का काम किया था, कहा था कि मैं अपने देश की आजादी के लिए आया हूं और मुझे नहीं लगता कि लंदन में एक भी इंसान है, सब यहां पर जो है हैवान है। सोचिए, उस मौलाना मोहम्मद अली जौहर को ये कह रहे हैं कि विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं।
जबकि मुस्लिम लीग ने 1940 में बंटवारे की बात, उस समय मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हो चुका था। मतलब जब बंटवारे की बात शुरू हुई, जब तक मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है इंतकाल कर चुके थे। सोचिए 1857 की पहली क्रांति किसने की? मुसलमानों ने की। बहादुर शाह जफर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे या अगुवाई कर रहे थे। सोचिए, जब काले पानी में बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों के सर लाकर अंग्रेजों ने कहा कि खैर मांगो अपनी जान की, तब उन्होंने शेर कहा था, जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सोचिए 70-80 साल के बुजुर्ग थे बहादुर शाह जफर, तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का काम किया था और इस देश में पूरी पहली क्रांति जो है मुसलमानों ने की थी। सोचिए, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि ये जिम्मेदार थे। जबकि मुस्लिम लीग ने 1940 में बंटवारे की बात की, उस समय मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हो चुका था। गांधी जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वे साउथ अफ्रीका में रहते थे। जब वे भारत आए तो उन्हें सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वाले ही जानते थे, आम जनता उनके बारे में नहीं जानती थी। वे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ही थे जिन्होंने गांधी जी को घर घर पहुंचाया और आम जनता से उनका परिचय कराया था। ऐसे व्यक्ति को भारत के लिए विभाजन का जिम्मेदार बता रहे हैं। जब पढ़े लिखे नहीं है, कुछ समझ नहीं है, इतिहास नहीं पता, तो फिर अपने वोटरों को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। खुर्शीद अहमद आगे लिखते हैं, देश के बंटवारे के लिए जितनी जिम्मेदार मुस्लिम लीग थी, उससे कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार हिंदू महासभा थी। द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत सावरकर ने दिया था और लाला लाजपत राय ने सबसे पहले ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में लिखा था कि किन क्षेत्रों को बांटकर अलग कर देना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया था, वे पाकिस्तान के सह संस्थापक थे, लेकिन अगर वे ना होते तब भी बंटवारा हो सकता था। उसका रूप दूसरा होता, उसकी शक्ल अलग होती। पाकिस्तान ना होता, 5-6 छोटे छोटे देश होते। बंटवारे के विषय में मुस्लिम लीग खुद बटी हुई थी। पार्टी 2 टुकड़े हो गए और उसके 73 सांसदों में से 27 सांसदों ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। सोचिए, मतलब बंटवारा तो होना ही था, क्योंकि हिंदू महासभा पहले ही ये प्लान बना चुकी थी, लेकिन उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा, मुस्लिम क्रांतिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। सोचिए, और अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए, सांसद अफजाल अंसारी की जमीन को मालिक के आदेश पर अफसर ने कुर्क कर दिया था। अब हाईकोर्ट से वह जमीन वापस मिली है। इस जमीन को 2022 में गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया था। यह घटना इसका जीता जागता उदाहरण है कि यूपी सरकार अपने पारंपरिक वोट बैंक का किस हद तक तुष्टीकरण कर रही। यूपी के मुख्यमंत्री ने दूसरों को माफिया बताकर अफसरों पर भी मानसिक दबाव बनाया हुआ है। सोचिए, 2022 में माफिया के नाम पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर अफजाल अंसारी साहब के परिवार की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा ये संपत्ति वापस करो। तो अब जो है अधिकारी ने उनकी बेटी सोफिया अंसारी को जो है वो जमीन वापस कर दी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सोचिए, चुनाव शुरू हो गया है, बस टिकट तय करना है। इसलिए साथियों, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जिससे बीजेपी लाभ उठा सके। अखिलेश यादव कह रहे हैं, सुन लीजिए, हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेके बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हम तो बोलना कि भाई किसान की खाद, किसान की डीएपी, नैनो से कोई लाभ नहीं, एम्बुलेंस चल नहीं रही, डायल 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेस वे बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया। हमने तो किताबें छपवाई थी। सोचिए आप, बताओ, नौकरी की किताबें छपी कि नहीं छपी हम लोगों ने, और हर विभाग में कैसी लूट हुई वो भी छापा। इसलिए अपने नेता, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से भी एक किताब दे देंगे, एक पन्ना दे देंगे, इसी को पढ़ो, इससे ज्यादा इधर उधर मत देखो। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं, हमने आपको बताया था कि शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है वो बेतुका बयान है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। अगर लीगलिटी देखा जाए तो आजम खां जो है चुनाव ही नहीं लड़ सकते तो वो गृह मंत्री कैसे बनेंगे। तो क्या जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया। और तभी देखते हैं कि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आजम खां साहब को पर अटैक करते हैं, उनको कहते हैं कि ये बंटवारों के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाते हैं। सोचिए, तो ये भी समझने की जरूरत है कि घर का बैदी लंका ढाता है। और सोचिए, योगी जी आपके अरमानों पर हाईकोर्ट ने तो पानी फेर दिया। 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी की लगभग
12 करोड़ की जमीन कुर्क की गई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इस कुर्की को भूलवश की गई कार्रवाई बताया है और जब्त की गई 12 करोड़ की जमीन अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी को सौंप दी गई है। सोचिए, 2022 में गैंगस्टर एक्ट लगाकर 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी थी। अब अधिकारी प्रशासन कह रहे हैं कि भैया ये तो भूल हो गए। सोचिए, फर्ज कीजिए अगर इस देश में संविधान ना होता, इस देश में अदालतें ना होती, तो फिर ये जातिवादी मनुवादी लोग क्या करते। वो तो अदालतें हैं, संविधान है, तब ये हालत है कि सामने वाले की संपत्तियां जब्त कर ले रहे हैं। कोर्ट आदेश दे रहा है कि आपने क्यों संपत्ति कर दी, बाद में अधिकारी कहते हैं हमसे भूल हो गई। तो भूल हो गई, आप किसी की संपत्ति, मतलब अधिकारी जो जिला चला रहा है, सोचिए वो इतना बेवकूफ है कि उसको पता नहीं है कि ये संपत्ति किसकी है। दरअसल ये बेईमान लोग हैं, ये कमजोरों को दबाने वाले लोग हैं, हमेशा से यही लोग रहे हैं और अब अदालत ने इनको सबक सिखाने का काम किया। सोचिए, अगर 1947 में नरेंद्र मोदी पीएम होते तो देश बंटता नहीं। सोचिए, उस पर वसीम अकरम लिखते हैं, अगर यही वाले नरेंद्र मोदी उस वक्त होते तो किस तरफ होते, हिंदू महासभा की तरफ या कांग्रेस की तरफ। उस वक्त सावरकर थे, वो कितने वीर थे उनके माफी नामों से जाहिर हो जाता है। उस वक्त जिन्ना के साथ मिलकर उन्होंने बंगाल में सरकार चलाई थी। सोचिए, देखिए इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भी योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना इतिहास के प्रति उनके अल्प ज्ञान और स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी के योगदान को राजनीतिक चश्मे से देखने का उदाहरण है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे, निर्भीक पत्रकार, शिक्षाविद, राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुखर होकर आवाज उठाई, जेल की यातनाएं सही और खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग मजबूती से उठाई। उन्होंने गुलाम भारत में लौटने से इनकार करते हुए आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की। 4 जनवरी 1931 को लंदन में उनका निधन हो गया। सोचिए, 31 में वो मर चुके थे और विभाजन की बात कब हुई, 40 में जाकर। सोचिए, इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के निधन के 2 वर्ष बाद 33 में पहली बार पाकिस्तान नाम के साथ एक अलग राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव रखा गया। ऐसे में 31 में दुनिया छोड़ चुके मौलाना मोहम्मद अली जौहर को 33 में सामने आए पाकिस्तान के प्रस्ताव और 47 में भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराना इतिहास की घटना, उनके काल क्रम के उनके वास्तविक राजनीतिक योगदान तीनों की अनदेखी है। इतिहास को राजनीतिक चश्मे से नहीं, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर पढ़ा जाना चाहिए। जानकारी का टोटा, बयानों की भरमार। सोचिए, मतलब ऐसे बयान, आप ये सोच रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं क्योंकि उनका जो कोर वोटर है उसको जानकारी नहीं है, वो इतिहास नहीं पढ़ा हुआ है। वो नाम सुनेगा मौलाना तो वो समझेगा हाँ इन्होंने ही बंटवारा करवाया था, जबकि 1931 में उनका लंदन में, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं गुलाम भारत में नहीं जाना चाहता हूं। 31 में लंदन में उनका निधन हो चुका था। 33 में पहली बार पाकिस्तान के नाम सामने आता है। सोचिए, 47 में बंटवारा होता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब जिंदा ही नहीं थे, लेकिन इतनी बेसिक बात नहीं पता। दरअसल ये जानबूझकर बयान दिए जाते हैं ताकि जो इनके समर्थक है, जो इनके वोटर हैं, वो एकदम इनकी बातों पर भरोसा करते हैं और जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं। आप लोगों की क्या राय, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।